Hello everyone, a heartfelt welcome to my YouTube channel Brainy Box, where learning becomes more easy and simple. So in this video, we are going to start with business law. We are going to start with the first unit, Indian Contract Act 1972. In this video, we will cover two topics, that is the meaning of contract and a very important topic from the examination point of view. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. So these two topics are very important from the examination point of view. They will build up the foundation for your understanding of the Indian Contract Act. So unless and until you know meaning of contract, meaning of agreement, a difference between agreement and contract, so you will not be able to understand the whole Indian Contract Act. सो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन सबका आपको अगर मीनिंग नहीं पता तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हैं. लेट्स फर्स्ट टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ. कॉन्ट्रैक्ट की बाय डेफिनेशन जाए, अगर हम डेफिनेशन पढ़े कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट which is enforceable by law. So यहाँ पे I have highlighted two words here. In red color you can see agreement and enforceable by law. So यहाँ पे ये जो दो मैंने जो words है इनको highlight करा है, इससे आपको सी डेफिनेशन आपने पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होता है विच इज enforceable by law. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये जो दो एलिमेंट्स मैंने हाईलाइट करे ये होने ही होने चाहिए. सो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आई हैव रिटन, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव टू एलिमेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड enforceability और enforceable by law. सी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट और enforceability और enforceable by law, मतलब दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं. सो ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे मस्ट है. एक कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसमें एग्रीमेंट भी होगा एंड वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होगा. सो सी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके मीनिंग्स की एग्रीमेंट क्या है, ये इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, बट हम अभी समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीजें होनी चाहिए. वी कैन नाउ समराइज इट एज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी और इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी. तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जिस्ट करेगा जब उसमें एग्रीमेंट भी होगा और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होगा. अब लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट क्या है, ये क्या है. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एन एग्रीमेंट नाउ. जो हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना इज मस्ट. बिना एग्रीमेंट के देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ही तो है. सो कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक एग्रीमेंट है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्रीमेंट क्या होता है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. सी यहाँ पे एग्रीमेंट हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट क्या है, कि एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, राइट. यहाँ पे आई हैव रिटन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस. सो प्रॉमिस या मोर देन वन प्रॉमिस दे फॉर्म एन एग्रीमेंट. सी ये जो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर ना, आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्टेटमेंट लेटर ऑन कि कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का क्या मीनिंग है. बट अब अभी इतना समझ में आ रहा है कि प्रॉमिस जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है. सी अब ये प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है. प्रॉमिस हम डेफिनेटली हमें पता है कि प्रॉमिस मतलब क्या, बट यहाँ पे मतलब एक अलग वर्ड्स में एक प्रॉमिस क्या होता है. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सी प्रॉमिस क्या होता है, प्लीज ध्यान से समझना. ऑफर, सी प्रपोजल यहाँ पे क्या मीनिंग है, प्रपोजल मीन्स ऑफर. प्रपोजल का मीनिंग क्या होता है, ऑफर. सपोज करो मैंने आपको यहाँ पे एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया. ऑफर मीन्स प्रपोजल. मैंने आपको यहाँ पे एक ऑफर दिया कि विल यू परचेज माई लैपटॉप फॉर ₹30,000. तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑफर दिया है. अगर आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने क्या बोला कि यस आई विल परचेज योर लैपटॉप फॉर ₹30,000. तो यहाँ पे मैंने ऑफर दिया और आपने इस ऑफर को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, राइट.
मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, जैसे ही आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक प्रॉमिस बन गया। सी यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन में लिखा है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो एक प्रपोजल, एक ऑफर जब कोई इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे ही आपने बोला कि यस आई विल परचेज योर लैपटॉप फॉर ₹30,000, आपने यस किया, आपने इसको एक्सेप्ट किया इस ऑफर को, तो यहाँ पे ये ऑफर हुआ और फिर उसका एक्सेप्टेंस हुआ, ये कि मिलके क्या बना दिया, इसने प्रॉमिस बना दिया। सी अब ये प्रॉमिस जो बना है इसको ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं, राइट। सी यहाँ पे जो एग्जांपल है ये भी सेम ही है, वही एक्स ने ऑफर किया लैपटॉप सेल करने के लिए 30,000 का, वाई ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, और इसी प्रॉमिस को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। अब से यहाँ पे जो लाइन मैं आपको कह रही थी कि आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सी कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस पेमेंट, कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस। सी यहाँ पे एक्स और वाई जो है उनको कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ रहा है फॉर गेटिंग समथिंग। एक्स ने अपना लैपटॉप दिया वाई को और वाई से उसने पैसे लिए, तो उसको अपना पैसे लेने के लिए उसे अपना लैपटॉप देना पड़ा। वाई ने अगर लैपटॉप खरीदा है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स ने क्या दिया, एक्स के लिए क्या पेमेंट हुआ, एक्स ने अपना लैपटॉप दिया और वाई ने लैपटॉप खरीदने के बदले उसे पैसे दिए। तो यहाँ पे दोनों को ही कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ रहा है। एक्स को लैपटॉप देना पड़ा फॉर गेटिंग मनी और वाई को फॉर गेटिंग लैपटॉप उसे अपने मनी देना पड़ा। तो यहाँ पे एक्स और वाई ने दोनों ने ही कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करा है, मतलब कुछ ना कुछ प्राइस पे करा है। सो वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी होता है दोनों पार्टीज के लिए, देयर इज अ कंसिडरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोल देते हैं। समझ में आ गया आई थिंक अब आपको कि एग्रीमेंट क्या होता है। सो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस किया आपने, एक्स ने वाई को बोला कि आप मेरा लैपटॉप परचेज करोगे, ऑफर दिया, वाई ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करा, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड इसी प्रॉमिस को वी विल कॉल इट एज एग्रीमेंट। So now I think you all have understood कि एग्रीमेंट क्या होता है। और एग्रीमेंट में यू कैन से कि प्रॉमिस तो होता है एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट में ना एक कंसिडरेशन भी होता है दोनों इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के लिए कुछ ना कुछ प्राइस पेमेंट है। सो यहाँ पे आई थिंक अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो जो फर्स्ट एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या था, एग्रीमेंट था। तो मैंने आपको एग्रीमेंट यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज नथिंग बट एक प्रॉमिस जिसमें दोनों एग्री कर गए हैं। हम मतलब बचपन से वी हैव लिसन टू दिस वर्ड लाइक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम बहुत बार सुनते हैं, एग्रीमेंट साइन करो, ये करो। तो एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस। प्रॉमिस किया दोनों ने जहाँ पे दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। और यहाँ पे ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में ऑफर भी होता है और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर भी होता है। प्रपोजल का प्रपोजल होता है, एक ऑफर होता है और उसका एक्सेप्टेंस भी होता है, तब जाके वो एग्रीमेंट बनता है। सो एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू टर्म्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। Now let's understand the second essential element of contract. Okay, so यहाँ पे मैंने आपको एग्रीमेंट समझा दिया कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, इनफोर्सिएबिलिटी और इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अब ये समझते हैं कि ये इनफोर्सिएबिलिटी क्या है। सी इनफोर्सिएबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है आप समझ जाओगे व्हेन यू सी दीज टू एग्जांपल्स व्हिच आई हैव रिटन इन द ब्लू बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स में जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है उसको समझो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ इनफोर्सिएबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट जस्ट बाय रीडिंग दिस टू एग्जांपल्स। तो हम पहले फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, A promised to sell his car to B for rupees 10,000 received by him as the price of the car. A ने क्या प्रॉमिस करा B को
कि वो अपनी कार उसे 10,000 रुपीज में सेल करेगा और उसने बी से पैसा भी ले लिया। ए ने बी से पैसा ले लिया, ₹10,000 रिसीव्ड बाय हिम। ए ने बी से पैसे ले लिए कार सेल करने के, और ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं आपको अपनी कार जो है वो सेल करूंगा, और बी से पेमेंट भी ले ली। अब सी, अब इन दोनों में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट बना। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो अपनी कार उसे सेल करेगा, बी ने इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करा। यही होता है ना, प्रॉमिस कोई करता है, कोई ऑफर करता है, ए ने ऑफर किया कि सेल करोगे, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक प्रॉमिस बन गया, और इसी प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। सो अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया ए और बी के बीच में। सी, अब अगर ए जो है, सपोज करो ए इन फ्यूचर जाके मना कर दे कि मैं अपनी कार जो है वो बी को सेल नहीं करूंगा, सपोज करो, तब ए पर लीगल एक्शन बी ले सकता है। बी ए को कोर्ट में लेकर जा सकता है कि देखो इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी कार सेल करूंगा, इसने मेरे से पैसे भी ले लिए, और अभी अपनी कार जो है मुझे डिलीवर नहीं कर रहा। सो बी हैज द राइट टू sue ए। sue का मतलब बी जो है ए को कोर्ट में लेकर जा सकता है, उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकता है, उसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है कोर्ट में जाकर। तो यहाँ पे बी जो है उसके पास फुल राइट है कि वो ए को किसी भी तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए फोर्स कर सकता है। अब ए जो है वो इस एग्रीमेंट से भाग नहीं सकता। यू कैन अंडरस्टैंड कि ए को अब करना ही पड़ेगा ये एग्रीमेंट को कंप्लीट, उसको अपनी कार डिलीवर करनी ही पड़ेगी बी को, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो नहीं करेगा तो बी उसको फिर कोर्ट में लेकर जाएगा। तो यहाँ पे ए के ऊपर ना एक ऑब्लिगेशन है। सी, ऑब्लिगेशन मीन्स एक बर्डन है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगली वो बाउंड है, ही इज बाउंड टू सेल हिज कार टू बी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे भाग जाए, और भागेगा तो बी उसको केस फाइल कर देगा। तो सी, यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी है, और यहाँ पे ना इनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट भी है। मतलब यहाँ पे जो एग्रीमेंट बना ए और बी के बीच में, वो एक इनफोर्सिबल बाय लॉ है। मतलब अब इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट का मतलब क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन, कि अब इसको एग्रीमेंट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये एग्रीमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी केस में ऐसा लगे कि अब ये एग्रीमेंट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। जैसे यहाँ पे ए के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, अब ए को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, तो अगर सेकेंड एग्जाम्पल आप पढ़ोगे ना, तो नेचुरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में एक फादर है जो कि अपने बेटे को 1,000 रुपीज एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी देने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। उसके बाद ना वो उसे मना कर देता है कि वो उसे बाद में पॉकेट मनी नहीं देगा। तो सी, ऐसा हमारे साथ बहुत बारी होता है, राइट। पेरेंट्स हमारे हमें पहले कहते हैं कि हम आपको पॉकेट मनी देंगे, इतने मंथ तक देंगे, देते भी हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना दे डोंट गिव, राइट, वो भूल जाते हैं, वो नहीं देते। तो यहाँ पे एक फादर ने भी अपने बेटे को प्रॉमिस करा कि वो उसे इतना पॉकेट मनी देगा, बट बाद में जाके वो मना कर देता है कि वो अब पॉकेट मनी उसे नहीं देगा। तो सी, यहाँ पर जो एक एग्रीमेंट बनाना, वो एग्रीमेंट तो बना, सी एग्रीमेंट बना, यू एक्सेप्ट। ए ने प्रॉमिस करा अपने बेटे को, यहाँ पे एक प्रॉमिस है, ए और ए ने मतलब ऑफर हुआ, एक एक्सेप्टेंस हुआ, एक प्रॉमिस बना ए और उसके जो एक फादर जो है उसके बेटे और उसके बीच में एक एग्रीमेंट बना कि हाँ अब आपसे मैं पैसे लूंगा। बट अब ये एग्रीमेंट को कैन यू से कि अगर अब फादर आगे जाके मना कर दे कि वो उसे पॉकेट मनी नहीं देंगे, तो उसका बेटा उसको केस फाइल कर सकता है अपने फादर के अगेंस्ट। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बेटा अपने फादर के अगेंस्ट इस बात पर केस फाइल नहीं कर सकता कि वो उसे पॉकेट मनी नहीं दे रहा। मतलब इस बात के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, राइट। इसमें सोशल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व है। मतलब अब सोशल ऑब्लिगेशन मतलब एक फादर को अपने बेटे को करना चाहिए, अच्छी बात है, करो, पॉकेट मनी प्रॉमिस करा है तो दो, तो यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है, बट यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है।
लीगल ऑब्लिगेशन मतलब वो लीगली बाउंड नहीं है कि बाय लॉ उसको करना ही पड़ेगा। अगर एक फादर अपने बेटे को मना कर देता है तो बेटा हैज नो राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिज फादर। वो अपने फादर को कोर्ट थोड़ी ना लेकर जाएगा इस बात के लिए, और ले भी गया तो लॉ के मतलब इन द आईज ऑफ लॉ ये कोई केस है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर ए, यहाँ पे सी, फर्स्ट वाला भी एक एग्रीमेंट था ए और बी के बीच में, सेकंड वाला भी एक एग्रीमेंट था, बट लीगल ऑब्लिगेशन किसमें इन्वॉल्व था? फर्स्ट एग्जाम्पल में लीगल लीगल ऑब्लिगेशन फर्स्ट में था, सेकंड में तो नहीं था। सेकंड में अगर फादर मना भी कर दे तो बेटा केस फाइल नहीं कर सकता, बट अगर फर्स्ट वाले में ए जो है अपनी कार डिलीवर करने से मना कर दे तो बी हैज द राइट, उसके पास राइट है, वो ए को कोर्ट लेकर जा सकता है। सो यहाँ पर देखो एग्रीमेंट दोनों में था और लीगल ऑब्लिगेशन खाली फर्स्ट में थी, सेकंड में नहीं थी। सो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब ये दोनों कंडीशंस होती हैं। देखो फर्स्ट में एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है, दोनों चीजें हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और सेकंड एग्जांपल में एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है, नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला केस है ये खाली एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एक एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन भी आ जाएगा, व्हेन एन एग्रीमेंट इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? एक एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ तब होगा व्हेन इट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। फर्स्ट वाले में जैसे लीगल ऑब्लिगेशन हुआ, तो एग्रीमेंट को हम इनफोर्सिबल बाय लॉ कब बोलेंगे? जब व्हेन इट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट में, कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट जब होते हैं तब पार्टीज जो होती है ना, दे क्रिएट सम लीगल रिलेशनशिप्स, राइट। बट सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स में मतलब सोशल मतलब समझ रहे हो कि जैसे अभी फादर वाला एग्जांपल था, तो ऐसे सोशल एग्रीमेंट्स में पार्टीज जो होती हैं वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स है, इट इज नॉट अरेंजमेंट, इट इज एग्रीमेंट। तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लेना, अरेंजमेंट नहीं है, इट्स अ टाइपिंग एरर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, all contracts are agreements but all agreements are not contracts। so I think ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट की सी कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट डेफिनेशन ही होती है, मतलब फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसमें एग्रीमेंट होगा और लीगल ऑब्लिगेशन होगा। जब ये दोनों चीजें होती हैं तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यू कैन से कि एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर मैं कहूं कि ये जो एक ए है ना, सपोज करो ए एक कुछ है, ए जो है सपोज करो फाइल है, मैंने बोला जो इसमें जो भी लिखा है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज करो मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि ये जो चीज है, ये सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया और मैंने बोला कि ये ना कॉन्ट्रैक्ट है। सो आप बता नहीं सकते कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एग्रीमेंट भी है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बना है मतलब वो एग्रीमेंट तो रहा ही होगा। कोई चीज एग्रीमेंट है तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनती है। तो यू कैन से कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही एग्रीमेंट होती है। अगर मैं बोलूं ये जो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला केस देखा ये कॉन्ट्रैक्ट था, मैं अगर बोलूं कि फर्स्ट वाला जो केस है ना ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप बता नहीं सकते कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एग्रीमेंट भी होगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन होगी और ये लीगल ऑब्लिगेशन भी रहा होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बना। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का? एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे एग्रीमेंट जरूर होता है, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे देखियो दूसरा एलिमेंट क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। और हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में दो यहाँ एलिमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल, और यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी। तो आपको भी यही सब कुछ लिखकर आना है। इफ यू वांट गुड मार्क्स तो आपको यही एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है
मैंने आपको समझा दिया ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। सो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एग्रीमेंट। फिर बताना है कि अनदर एसेंशियल एलिमेंट क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन वगैरह लिख दोगे। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के आपने दो कंडीशंस को ही समझा दिया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये दो कंडीशन एक्सप्लेन कर दूं तो समझ नहीं आ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होंगे। तो बस एग्जैक्ट आपको ऐसे ही लिखना है इफ यू वांट गुड मार्क्स। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, बट क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नो, बिकॉज हमने यहाँ पे अभी एक सेकंड एग्जांपल देखा था फादर और बेटे वाला। ये एक एग्रीमेंट तो था, यू एग्री, एक एग्रीमेंट था, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी था? नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। तो जहां पे लीगल ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट दोनों होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। सब एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, जैसे ये फादर और बेटे वाला जो एग्जाम्पल था, इसके अंदर एग्रीमेंट तो था बट वो लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं था। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना। तो सारे एग्रीमेंट क्या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं बोल सकते। एक एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? एन एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली लीगली इन्फोर्सेबल। हमने बोला कि सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और सारे एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं होते ना। जैसे हमने अभी फादर और बेटे वाला देखा, तो वो एक एग्रीमेंट ऐसा था जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था। सो कॉन्ट्रैक्ट का एक वाइडर स्कोप होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें आती हैं, एग्रीमेंट तो एक एग्रीमेंट है, बट कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन भी आता है। सॉरी, यहाँ पे देयर इज अनदर टाइपिंग एरर। यहाँ पे एग्रीमेंट को डिलीट करके यू हैव टू राइट कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करके यू हैव टू राइट एग्रीमेंट। तो प्लीज ये भी आप करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं ऐसा एग्रीमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट लीगली बाइंडिंग आर एन इनविटेशन टू बर्थडे पार्टी। सपोज करो आज मैंने आपको एक ऑफर करा कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में कल आओगे, आपने बोला यस मैं आपकी बर्थडे पार्टी में आऊंगा। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया, प्रॉमिस हो गया कि हाँ हम आएंगे। बट क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैं नहीं आई। सो आपके पास क्या राइट है कि आप मुझे मेरे अगेंस्ट केस फाइल करो कि ये देखो इसने मुझे प्रॉमिस करा था कि मेरे बर्थडे पार्टी में आएगी बट अब ये नहीं आई? डेफिनेटली नॉट। सो ये एक एग्रीमेंट ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अब सपोज करो मैंने अपनी फ्रेंड को एक प्रॉमिस करा कि आप मेरे साथ रोज मॉर्निंग वॉक पे चलोगे, उसने कहा हाँ मैं चलूंगी, बट कल उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। तो क्या मैं उसके अगेंस्ट अब केस फाइल करूं कि इसने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज आऊंगी बट अब वो नहीं आ रही? नहीं कर सकते ना। सो दीज आर एग्रीमेंट्स एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये खाली एग्रीमेंट है। और यहाँ पे जो हमने हमारा एग्जाम्पल था फादर और बेटे वाला, वो भी लिख दिया। सो आप प्लीज इसको ऐसे ही लिखना इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। And yes, so we are done with today's class and thank you for watching this video. I think आपको क्लियर हो गया होगा and मैं आपको पूरा बिजनेस लॉ एक्सप्लेन करूंगी। So we'll see you in my next video pretty soon. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट, किस टाइप के, जैसे अब इस टॉपिक्स में से आप कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ ना, दे आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट। और ये जो टॉपिक मैंने आपको भी दो कराए, सो आप कोई भी बुक खोल लेना, फर्स्ट टॉपिक यही है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। सो आप मेरी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना and you will be able to understand all the topics of business law in a one go. And I think अब आपको समझ में आ गया होगा। And thank you for watching again. Bye bye.